तो हेलो जय हिंद दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करता आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का झारखंड जेएसएससी सचिवालय एग्ज़ाम जो आपका अगस्त महीने में होने वाला है तीसरे सप्ताह में, तो उसको लेकर के हम लोगों ने हिंदी का टारगेट स्टार्ट किया। 30 दिन 30 मॉक टेस्ट, जिसमें 100 प्रश्नों के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें हिंदी के सभी सिलेबस को आपका कवर किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या, तो 30 दिन में 30 मॉक टेस्ट का महामैराथन चलने वाला है, जिसमें आपके 100 डेली मिक्स क्वेश्चन दिए और सारे एक्सेप्टेड क्वेश्चन है। लगभग आप 30 क्वेश्चन कर लो, 30 डे के कर लेना है आपको 30 मॉक टेस्ट। तो एक दिन में 100 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आपका लगभग 3000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने। कैसे? ऐसा नहीं हमसे क्योंकि एक क्वेश्चन बताया इसका आंसर ये है, उसके डिटेल एनालिसिस दूंगा। जिस क्वेश्चन में पड़ेगा उसका डिटेल एनालिसिस करूंगा और आपको बहुत बार चीज़ें मैं बार बार रिपीट करवाऊंगा। जन्म से लेकर के क्या पुरस्कार मिला, कौन से क्या है, कहानीकार है, किसको क्या पुरस्कार मिला, सब आपको रटवा दिया जाएगा इसमें। तो बहुत ही मज़ेदार क्लास है होने वाली है और इसका पीडीएफ आपको हमारे शिवम क्लासेस धनबाद ऐप में मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो हमारे शिवम क्लासेस धनबाद ऐप पे जाना है, आपको वहाँ फ्री मटेरियल के सेक्शन में जाना है। फ्री मटेरियल में जैसे आप जाओगे, जैसे सीरियल का एक फाइल आएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप, तो इससे 3 दिन पहले क्लास हो चुका है। जो नहीं देखे हमारे शिवम क्लासेस धनबाद यूट्यूब चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, जेएसएससी सीरियल का है, वहाँ पर जाकर के आप लोग सर्च वहाँ पर देखना 3 दिन की क्लास पड़ी हुई है। तो पहले आप वो क्लास देख लो, उसके बाद ये क्लास देखना, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। ठीक है, चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण की रचना किसने की? तो अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण की रचना किसने की? आपका हेमचंद्र की है। किसने किया है? हेमचंद्र। तो अब इसका देखो कैसे अपभ्रंश है ना, तो अपभ्रंश भाषा की अपभ्रंश लगभग आपको 6 अपभ्रंश के बारे में पढ़ना है और उस अपभ्रंश की क्या क्या उपबोलियां हैं इसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, इस बुक में तो समझ में आया। तो अपभ्रंश के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और उसकी 6 उपबोलियां जो जैसा कि अपभ्रंश आपके 6 अपभ्रंश कौन कौन इंपॉर्टेंट में जो पढ़ना है आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग। सुरसैनी अपभ्रंश, तो सुरसैनी अपभ्रंश में कौन कौन से उपबोलियां आ जाती है, मैं बता देता हूँ। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। सुरसैनी में 4 आता है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। फिर उसके बाद कौन सा अपभ्रंश आता है? 85। 85 में कौन है? लहंदा पंजाबी। कैसे नाम है? 85 मतलब पंजाब, और पंजाब के लोग लहंगा पहनते हैं, लहंगा मतलब लहंदा, ऐसे याद रखें। 85 में लहंगा पंजाबी। वाछड़ में क्या हो गया? सिंधी। वाछड़ अपभ्रंश में कौन सी भाषाएं हैं? सिंधी है। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा है? मराठी है, नाम में छुपा हुआ। मगधी में क्या है? मगधी में 4 को याद रखना। मगधी में कौन कौन? मगधी अपभ्रंश में 4 उपभाषाएं हैं आपका, बिहारी, बांग्ला, उड़ीसा और असमिया। उसके बाद आपका बसता अर्धमागधी। तो अर्धमागधी में क्या है? एक आपका केवल पूर्वी हिंदी है। क्या है? आपका पूर्वी हिंदी है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, इसका बता दिया। अब बात करते हैं देश के कितने भाषाओं को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो देश के लगभग 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में आपका शामिल किया गया। तो आपको क्वेश्चन बताना है कि 8वीं अनुसूची में कब किया गया और कौन सा संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे है मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। मोहन राकेश द्वारा पहली कहानी संग्रह इंसान। तो मोहन राकेश के द्वारा 2 कहानी लिखा गया है। ये मोहन राकेश के द्वारा आपके 2 कहानी लिखा गया, एक है मिस पाल, ठीक है, और एक है आपके आधे अधूरे। तो मोहन राकेश के द्वारा 2 रचनाएं की गई हैं। रचनाएं में आपका मोहन राकेश का मिस पाल एक कहानी है और आधे अधूरे मोहन राकेश की क्या एक नाटक है, याद रखना है। और नाटक का क्या नाम है आपका? आधे अधूरे। ये मोहन राकेश के द्वारा, मिसपाल आपका मोहन राकेश के द्वारा रचित क्या है आपका कहानी है और मोहन राकेश द्वारा रचित आधे अधूरे क्या है? का नाटक है। तो अब क्या बोल रहा है? मोहन राकेश के द्वारा आपका ये क्या है? इंसान के खंडहर कब प्रकाशित हुई? तो मोहन राकेश का पहला कहानी संग्रह क्या है? याद रखना, इंसान के खंडहर। ये कब प्रकाशित हुई? 1950। कैसे याद रखेंगे? 1950। 50 साल के जब लोग हो जाते तो क्या होता है? खंडहर जैसे हो जाता है ना, याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा क्या है? तो हम हिंदी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हिंदी आपका तीसरी सबसे बड़ी भाषा हो जाएगी। तो विश्व में बोली जाने वाली विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा कौन है? आपका हिंदी है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? परख क्या है? ये सुनीता त्यागपत्र जनेन्द्र की कौन सी विधि है? परख सुनीता त्यागपत्र जनेन्द्र की कौन सी विधि है? तो कौन सी विधि है? उपन्यास है। तो परख क्या है? उपन्यास है आपका, जनेन्द्र की है। ठीक है, कब उसको परख किया गया था? 1929 में, है ना। तो जनता को तो कैसे याद रखेंगे? जनेन्द्र मतलब जनता, तो जनता को परखा जाता है, जनता को परखा जाता है। ठीक है, और जनता को परखा जाता है। और क्या है? तो ये परख किस में लिखा जाता है? परख करके एक कहानी उपन्यास बना, ऐसे याद रखेंगे। तो जनता की परख, जनता परख करके लोगों को वोट देते हैं, तो ऐसे भी याद रखेंगे। जनता से जनेन्द्र, परख से परख इनकी उपन्यास है। ठीक है।
ठीक है। ऐसे लिंक लगो, क्या है ना, हिंदी बहुत ब्रॉड सिलेबस है, 30 दिन में आप कुछ नहीं कर पाओगे अगर आप कुछ नहीं पढ़े हो तो, ठीक है। तो लिंक लगा के बहुत पढ़े हुए भी हैं तो रट नहीं सकते हो, तो लिंक लगाओ, जैसे मैं बोल रहा हूँ उस तरह आराम से सब कुछ हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्यकार हैं अमरकांत। इसमें इस ऑप्शन के अनुसार अमरकांत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्यकार, ठीक है, याद रखना आपको। अब बात करते हैं कमलेश्वर। तो कमलेश्वर के द्वारा क्या लिखा गया जो हमको पढ़ना है? कमलेश्वर के द्वारा एक कहानी है, दिल्ली में एक मौत, वो पढ़ना है। फिर बात करते हैं यशपाल। यशपाल किसके द्वारा, यशपाल के द्वारा कौन सा कहानी लिखा गया? अभिशप्त लिखा गया, ठीक है। कौन सी कहानी? अभिशप्त। कमलेश्वर का दिल्ली में एक मौत, ये कहानी की चर्चा की गई है, ठीक है। चलिए, अब देखिए कुछ पुरस्कार है, जैसे कि आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार किन किन लोगों को मिला है ना, ये बता देता हूँ, क्योंकि हर बार एग्जाम में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, किन किन चीज़ों को क्या क्या मिला, याद रखना आपको, ठीक है। तो देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा के मिला था। कब मिला था? 1982 में मिला था, ठीक है। फिर उसके बाद अगेज जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने नाम में कितनी बार के लिए मिला था? कब मिला था? 1978 में मिला था। आपने नोट नहीं किया तो ये सब नोट करते जाओ। फिर सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला था? चितंबरा के लिए मिला। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला? चितंबरा के लिए मिला, 1669 में मिला। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला? यामा के लिए मिला। कब मिला? 1982 में मिला। अगेज जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला? कितने नाम में कितनी बार? कब मिला? 1978 में मिला। तो ये सब आपको ध्यान देना है, ठीक है, इन लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको किसको मिला है? आपको सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला है, महादेवी वर्मा को मिला है और अगेज को मिला है, ये तीनों लोगों को मिला है, ठीक है। 1 मिनट में इसको डिस्प्ले का टाइम को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अब बात करते, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या, तो समझ में आ गया। तो इसके साथ अमरकांत को भी क्या मिला? ज्ञानपीठ। उसके साथ तो किसको मिला था वो भी बता दिया, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग का आता है यहाँ पे कि कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। किसने कहा? इटली। किसने कहा? इलियट ने। तो इलियट का हम लोग ऐसे पढ़े थे कि व्यक्तित्व पलायन, मतलब व्यक्ति क्या करा? पलायन करा। देखो, हम समझा नहीं रहे आपको कि हिंदी कैसे पढ़ना, हम ये बता रहे हैं कि हिंदी को रट कैसे जाना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे एज इट इज़ बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ठीक है, समझने के लिए समय आपके पास है नहीं, क्योंकि यही सब स्टेटमेंट वाला आएगा फिक्स क्वेश्चन, तो इसको याद तो नहीं कर पाओगे, बहुत सारे घुमा देगा। तो व्यक्तित्व पलायन, तो व्यक्तित्व से पलायन, लोग व्यक्ति पलायन कब कर जाएंगे? जब उनको अच्छा इडली मिलेगा नहीं ना, खराब इडली मिल गया तो क्या करेंगे? पलायन करें, अरे भाई यहाँ इडली खराब मिलता है। तो याद रखना, व्यक्तित्व से पलायन, व्यक्ति कब पलायन करे? जब उनको इडली सही नहीं मिलेगा। तो ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। इससे पहले आपने मेरा लिंक देखा है कैसे हम लोग याद करवाते, ठीक है। तो ये आएगा वर्ड, आप कन्फ्यूज हो जाओगे, लेकिन जैसे एग्जाम में देखा अरे व्यक्तित्व से पलायन, अच्छा व्यक्ति पलायन करके भागता था, अच्छा इडली सही नहीं था इसीलिए, बस तो वो मार देगा इल्टी मतलब इलियट, ठीक है। जैसे छांटने में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। बात करते हैं, संसार देखे अब हमारे सजना में मृत पड़े, करते हुए घोषणा वे हो गए उठ खड़े। इस पद में कौन सा रस है भाई? रौद्र रस। रौद्र रस मतलब क्या? गुस्सा, है ना, गुस्सा, उल्लास। रस भी ये बहुत तरह का है। भरत मुनि के द्वारा रस क्या क्या था वो सब हम लोगों ने बताया आपको। रसों की संख्या क्या है ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में आपको डिटेल कर दिया। जो नहीं देखे हैं वो पिछले क्लास में आप लोग देख लेना, ठीक है। देखो, रस का भी बहुत सारा टाइप होता है। भरत मुनि के अनुसार कितने रसों की संख्या है, फिर अलग अलग के द्वारा कितने रसों की संख्या है। देखो, रस कितना होता है? विभाव रस, अनुभाव रस हो गया, फिर आपका संचारी भाव हो गया, फिर अस्थाई भाव हो गया, ठीक है। याद ध्यान देना, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितने हैं? 8 है, ठीक है, याद रखना कितने ही है? 8 है, ये भी पूछेगा। तो ये जो है आपका, अब हमारे सज में मृत पड़े, करते हुए घोषणा में उठ गए, वो उठ कर खड़े, उठकर कोई खड़ा हो जा रहा है। कैसे खड़ा हो जाता है भाई? गुस्सा करता, तो उठकर खड़ा होता है, रौद्र रस। या भाव पढ़ोगे तो भाव के अनुसार पता चलेगा जब इसको डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। तो हम लोग ऐसे याद करो, उठकर खड़े होकर रौद्र रस है। वीर रस, वीर रस में कौन लिखते थे? आपके भूषण लिखते थे, वीर रस में भूषण लिखते थे। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन जो है, यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन निम्न में किसका है? तो देखो, बहुत सारे कथन स्टेटमेंट मिलेगा, अलग अलग अंग्रेज साहित्यकार के द्वारा स्टेटमेंट क्या क्या बोला गया हिंदी साहित्यकार के बारे में वो भी पढ़ना। तो यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष, यूरोप में बिहारी सतसई के जैसा यूरोप में कोई रचना नहीं है, यह कथन निम्नलिखित किसका? जॉर्ज ग्रियर्सन का।
किसका? जॉर्ज ग्रियर्सन ने बोला कि भाई यूरोप में बिहारी सतसई के जैसा कोई रचना नहीं है, कथन जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा कहा गया। अच्छा, बिहारी सतसई, तो बिहारी सतसई की रचना किसके द्वारा की गई है? आपको बिहारी के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई है? बिहारी लाल के द्वारा की गई। तो बिहारी लाल के बारे में बता दूं कि बिहारी लाल रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि माने जाते थे। इनका जन्म बसुआ हुआ, ग्वालियर में हुआ। नाम था बिहारी लेकिन हुआ ग्वालियर में। बार बार मैं बोलता हूँ, पिता इनके पंडित केशवनाथ चौबे थे। ये आश्रय इनका कहाँ था? बिहारी का आश्रय था राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे और शाहजहाँ और जहांगीर के भी ये कृपा पात्र रहे। ठीक है, और ये किस विषय में लिखते थे? श्रृंगार और भक्ति रस यूज़ करते थे। ठीक है, याद रखना। और बिहारी के बिहारी के बारे में बोला जाता है कि ये गागर में सागर भरने वाली प्रतिभा थी बिहारी के बारे में। तो ऐसे भी बिहारी में लोगों का तो बहुत टैलेंट होता है ना दोस्तों, मतलब बहुत तो इसीलिए इनके बारे में बोला जाता है कि सागर में गागर भरने वाली प्रतिभा थी, गागर में सागर भरने वाली प्रतिभा थी। जैसे इनका फेमस था एक, सतसैया के दोहरे अरु नावक के तीर, छोटन में देखा लायक घाव करे गंभीर। तो बिहारी के द्वारा रचित है। तो बिहारी सतसैया, बिहारी के दोहे, बिहारी के 25 दोहे बहुत फेमस है। तो यूरोप में बिहारी का जैसा कोई यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई ने किसने बोला है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने बोला है। ठीक है, याद रखना है। अब बात करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। नीलम देश की राजकन्या कहानी में 3 महलों की स्वामिनी कौन है? तो राजकन्या। देखो, नीलम देश की राजकन्या एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। एक क्या आपका? मनोवैज्ञानिक कहानी है। नीलम देश की राजकन्या किसके द्वारा लिखा गया? जैनेन्द्र के द्वारा। किसका? जैनेन्द्र रोजाना। और जैनेन्द्र की पहली कहानी कौन है? परख, है ना, याद रखना, परख। अभी पढ़े थे थोड़ा देर पहले, याद रखना, जनता की परख। ऐसे हम लोग याद किए थे ना ट्रिक से। तो अब देखो, नीलम देश की राजकन्या में जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया। तो नीलम देश में राजकन्या में 3 महल होता है। पुखराज का महल होता है ना, पन्ना का महल होता है और हीरा का महल होता है। तो ये ध्यान देना आपको जैनेन्द्र। तो इसमें राजकन्या में 3 महलों की स्वामिनी कौन है? जिसमें राजकन्या है, इसको अपने राजकुमार का इंतजार रहता है। ठीक है, याद रखना। और मनोवैज्ञानिक कहानी है ये, मन का गणित है ये। ठीक है, तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मनुष्य, ये कौन सा सरल वाक्य, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य? क्या है? मिश्र, मतलब 2 वाक्यों को मिश्र कहा। किसने? तुलसीदास ने कहा कि एक ये वाक्य, फिर विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। 2 वाक्यों को मिश्रित करके क्या बना? मिश्र वाक्य बोला। क्या है? क्या बोलेगा? मिश्र, मिश्रित है। ठीक है, अब बात करते हैं आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ला ने कहा। किसने कहा? आपका रामचंद्र शुक्ला ने आदिकाल को वीर गाथा। कैसे रखेंगे? आदिकाल में राम भगवान बहुत वीर थे। आदिकाल में राम भगवान बहुत वीर थे। राम से रामचंद्र शुक्ला, और कौन आदिकाल में वीर कौन थे? राम भगवान। तो आदि से आदिकाल, वीर से वीर गाथा, राम से रामचंद्र शुक्ला। ऐसा लिंक करोगे तो याद रहेगा। बार बार 3-4 बार देखोगे तो याद हो जाएगा आपको। काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ है। काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ शब्द का ज्ञान। क्या? शब्द ज्ञान। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। भारत महिमा कविता में चीन को क्या मिला? भारत महिमा कविता में चीन को क्या मिला? ज्ञान मिला। तो भारत महिमा एक कविता है जिसमें चीन को ज्ञान मिला। इसे भी चीन को हम लोगों से, भारत से क्या लेना चाहिए? ज्ञान लेना चाहिए। भारत से क्या लेना चाहिए? ज्ञान लेना चाहिए। तो चीन को भारत से, तो भारत से भारत महिमा, और क्या लेना चाहिए? ज्ञान लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आते हैं। आदिकाल को चारण काल के नाम से किसने दिया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने दिया? जॉर्ज ग्रियर्सन। और जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई नहीं है ना। कौन बोला था? जॉर्ज ग्रियर्सन ही बोले थे। और जॉर्ज ग्रियर्सन को आदिकाल को चारण काल का नाम दिया। तो आदिकाल को चारण काल का नाम किसने दिया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन स्क्योर करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने भारतेंदु पूर्व युग में विश्व युद्ध संस्कृतनिष्ठ हिंदी का हिमायत की? निम्नलिखित में से किसने भारतेंदु पूर्व युग में विश्व युद्ध संस्कृतिनिष्ठ हिंदी की हिमायत की है? किसने? राजा लक्ष्मण सिंह ने। किसने की? राजा लक्ष्मण सिंह ने। तो कैसे याद रखेंगे? निम्नलिखित में से किसने भारतेंदु पूर्व युग में विश्व युद्ध संस्कृतिनिष्ठ हिंदी की हिमायत की है? तो हिमायत कौन कर सकते हैं? राजा लक्ष्मण सिंह। ऐसे याद रखेंगे, राजा लक्ष्मण सिंह ही हिमायत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कविता करना अनंत पुण्य का फल है, इस दुराशा और अनंत
उत्कंठा से कभी जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस नाटक के है? तो जयशंकर प्रसाद का नाटक हम लोग को जो सिलेबस के अनुसार पढ़ना है तो वो पढ़ना है आपका जयशंकर प्रसाद का नाटक ध्रुव स्वामिनी पढ़ना है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ना, इच्छा हुई या संवाद अनंत कविता जी, ये जो स्टेटमेंट है स्कंद गुप्त में, किस में है? स्कंद गुप्त में है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, याद रखना। किस नाटक में? स्कंद गुप्त में है। समझ में आया? तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा एक कहानी है जो हमको पढ़ना था, मधुआ कहानी है, और जयशंकर प्रसाद के द्वारा एक रचित नाटक है वही पढ़ना था। ये सब भी आएगा कौन किसके द्वारा, तो ये हम ऐसे ही बताते जा रहे हैं हर चीज़ में। धूमिल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कविता लिखी गई है? धूमिल के द्वारा लिखी गई कविता लोहे का स्वाद, मैं हूँ, मोचीराम, है ना। बेचारा धूमिल बहुत गरीब फ़कीर आदमी था, ठीक है। तो धूमिल के बारे में लोहे का स्वाद, है ना, धूल फाँकते रहता था, बोलता था मैं हूँ, मैं धूल फाँकते रहता हूँ हमेशा, है ना, ऐसे मैं हूँ, लोहे का स्वाद, मोचीराम, ये सभी किसके द्वारा कविता लिखी गई है? धूमिल के द्वारा लिखी गई है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? भारत मुनि द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भावों का इनमें से कौन सी समूह सही है? भारत मुनि द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भाव का है, तो सात्विक भाव का समूह इनमें से किस सही है? किसके द्वारा? भारत मुनि के द्वारा। देखो लिंक से कैसे तुरंत 2 मिनट में, आपको कन्फ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है, हमको रटना नहीं, समझना नहीं, सीधा लिंक लगा के याद करेंगे। बेपथु, वैभव, अश्रु, रोमांस या स्तंभ, ठीक है। इसी चीज़ को घुमाया गया तो पहले क्या होगा? भारत मुनि में क्या होगा? 1 2 3 4 5 गो वर्ड है, और भारत मुनि में भी क्या गो वर्ड है? 5 गो। तो 5 गो सात्विक भाव होगा, सात्विक भाव भारत मुनि है, तो भारत मुनि 5 गो, तो इनके तरफ 5 गो होगा, तो 5 गो ये चलो मिल गया। तो अब 5 गो जो सब है तो लगभग 5 गो। अब कैसे याद करेंगे हम लोग? 5 गो है तो क्या? वेपथु, वैभव, अश्रु, रोमांच, स्तंभ। तो कैसे हम लोग इसको याद करेंगे? वेपतु से स्टार्ट हुआ और स्तंभ पे ख़त्म हो गया। वेपतु से स्टार्ट हुआ और स्तंभ पे ख़त्म हो गया, ये आप लोग याद कर लेना। वेपतु से स्टार्ट हुआ है, स्तंभ पे ख़त्म, तो कोई भी चीज़ किस पे ख़त्म होता है? स्तंभ। स्तंभ मतलब आधार, तो आधार लास्ट में रहता है, ठीक है, ऐसे याद रखना। वेपतु से स्टार्ट हुआ और स्तंभ पे ख़त्म हो जाता है भरत मुनि का, ठीक है, याद रखना है। ये आप लोग छाट लोगे इस तरह करके। पानी में आग लगाना मुहावरे का क्या अर्थ है? पानी में आग लगाना मतलब भाई तुम असंभव कार्य को संभव कर डालना, मतलब वाह पानी में भी आग लगा दिया, मतलब हार्ड काम को भी कर दिया, तो इसको बोलेंगे पानी में आग लगाना। चलिए आग बात कर। नर की ओर, देखो नर की ओर नल नीर की गति, एक एक करी जोय जोते, नीचो हे चले ते तो ऊंची होए, किनकी उक्ति है? तो ये बिहारी लाल की है। बिहारी लाल की बहुत सत्सैयद था। बिहारी लाल का जन्म कब हुआ? ग्वालियर के गोविंदपुर गांव में बसुआ में हुआ 1595 से 1663 में। बिहारी के सत्सैया है। तो देखो बिहारी लाल ना बहुत कम चीज़ में यार बहुत चीज़ बोल देते थे। देखने से नर की ओर नल की गति, एक करी जो जोते, नीचे हुई चले ते तो ऊँची होए, तो ये बिहारी लाल के द्वारा रचित है, याद रखना, ठीक है, बिहारी लाल के द्वारा याद रखना। कैसे याद रखेंगे? देखो बिहार में नल जल योजना है, तो नल से नल जल योजना कहाँ? बिहार में, तो ऐसा लिंक लगा दो बिहार में, ठीक है। तो देखो कुछ कुछ ऐसा सा क्लू मिल जाएगा ना, पकड़ पाओगे, जो बाकी चीज़ें मिलेगा ही नहीं, इसलिए आसान हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो मान लो आपको नल किसी और के दोहा में मिलेगा, लेकिन ऑप्शन में बिहारी जरूरी नहीं कि रहेगा, लेकिन नल और बिहार मिलेगा तो बिहारी मार देंगे, तो आपका 90% चांस होता है कि वो आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला बात करते हैं। सैसन जो तो ही दूहू मिली गेल, दुदुहल बले दंत परिगेल, कभूक बांधक कचक बंदूक बिचारी, कभू छापाएँ अगम कभो उधारी। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? विद्यापति। तो विद्यापति देखो क्या दुलहू, परिगेले, परिगेल, है ना, दूहू मिले गेल, तो ये सब कैसा है? बिहार का ही भाषा टोन है आपका, और बिहार के बिहारी तो बिहार का है नहीं, बिहार नाम ही है उनका, एक ग्वालियर के हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे याद रखेंगे। तो बिहार में जन्म किनका हुआ? विद्यापति। कहाँ हुआ इनका? विद्यापति। बिहारी का कहाँ पे जन्म हुआ? विद्यापति का। कब हुआ आपका जन्म? 1350 में विद्यापति का जन्म हुआ है, ठीक है। और इनका हम लोगों ने बताया था कहाँ पे आपका जन्म हुआ? विस्पी गांव मधुबनी में इनका जन्म हुआ है। तो भाषा से लग रहा है, इसे पकड़ लेंगे हम लोग टोन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। तदया शब्दार्थो सगुना बनलंकृत पुनः कवापी उक्ति किस आचार्य की? बाप रे बाप बहुत भयानक। मम्मट, मुँह, मम्मट,
किसके द्वारा है? मम्मट। शब्दार्थो सगुना बनलंकृत, सगुना बनलंकृत किसके द्वारा? मम्मट के द्वारा, है ना, याद रखना किसका? मम्मट के द्वारा ये लिखा गया है रचना। ठीक है, चलिए तो चलिए हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, किसके द्वारा होगा? मम्मट हो गया आपका, मम्मट के द्वारा। हिंदी आलोचना के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, अच्छा हिंदी साहित्य में बहुत आलोचक भी हुए, बहुत कवि के एक दूसरे के आलोचक भी हुए। तो आलोचना के अनुसार, आलोचक के अनुसार क्या क्या भी पढ़ना है। हिंदी आलोचना के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद, रामचंद्र शुक्ल के बाद किस आलोचक का नाम सबसे बड़ा? तो रामचंद्र शुक्ल बहुत बड़े आलोचक थे, लेकिन उनके बाद बोला जाएगा तो कौन है? नंदुलारे वाजपेयी। नंदुलारे वाजपेयी सबसे बड़े क्या थे? आलोचक थे, नंद दुलारे। तो रामचंद्र के क्या थे? दुलारे। रामचंद्र तो सबसे बड़ा आलोचक थे, लेकिन उसके बाद कौन आलोचक बोले? उनके दुलारे बने। क्या बने? उनके दुलारे। तो नंद दुलारे वाजपेयी भी रामचंद्र के बाद आलोचक ही बने, याद रखना है। ठीक है, ऐसे लिंक लगा के याद रखो, बहुत अच्छे से याद होगा और मज़ा भी आएगा। तो जब भी आप रिवाइज करोगे तो आपको रटना तो नहीं पड़ा, बस लिंक देख लोगे, याद हो जाएगा। जैनेंद्र की पहली कहानी खेल, जैनेंद्र की पहली कहानी, तो जैनेंद्र का अगर पहला कहानी संग्रह बोलेगा तो परख है, जैसे जनता की परख हम लोग पढ़े थे, लेकिन जैनेंद्र का पहला कहानी कौन है? खेल। और खेल का कब प्रकाशन हुआ है आपका? विशाल भारत पत्रिका में। तो जैनेंद्र की पहली कहानी जो खेल है आपका, इसका प्रकाशन कब हुआ है? विशाल भारत पत्रिका में। और इनका पहला कहानी संग्रह का बात बोलेगा तो परख है ना। और परख क्या है आपका? इनका उपन्यास था 1929 में। क्या था? उपन्यास 1929 में। ठीक है, बात करते हैं विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में मिला? तो पदावली। विद्यापति के द्वारा बहुत फेमस जो हुआ आपका पदावली, इनका बहुत फेमस हो किस भाषा में? मैथिली भाषा में। तो विद्यापति के द्वारा क्या क्या रचयिता है मैं आपको बता दूं, जो पॉइंट ऑफ एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। विद्यापति की जो कृतियाँ हैं, कीर्तिपता और कीर्तिलता, कीर्तिपता और कीर्तिलता ये अवहट में है। क्या है? अवहट भाषा में। ठीक है, मैथिली और मैथिली जो है ये पदावली किसमें? मैथिली भाषा में। और रामकृष्ण प्रमुख, गंगा स्तुति, दुर्गा स्तुति भी इनका है। ठीक है, याद रखना है आपको। तो अवहट भाषा में कीर्तिलता, कीर्तिपता का हो गया, याद रखना है विद्यापति का। ठीक है, और पदावली मैथिली भाषा में। अब विद्यापति को मैथिली कोकिला बोला था, जयदेव की उपाधि मिला है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? हिंदी के प्रथम महाकवि स्वयंभूम है। हिंदी के प्रथम महाकवि क्या है? स्वयंभूम है। और इसमें एक क्वेश्चन आपका और था, एक क्वेश्चन की बात करें तो हिंदी में आपका ये था आपका, अच्छा हाँ थोड़ा सा 1 मिनट मैं क्वेश्चंस को देख रहा हूँ आपके, 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट। एक क्वेश्चन आपका क्या था? अपभ्रंश का प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण की रचना किसने की? देखो अपभ्रंश के प्रथम, देखो अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण की रचना किसने की है? हेमचंद्र ने किया है। और यहाँ पे पूछ रहा हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है? स्वयंभू है। तो हेमचंद्र क्या कहता है? अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक भाषा की रचना की, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन आया था। ठीक है, चलिए आधुनिक भाषा हिंदी, आधुनिक हिंदी भाषा का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। आधुनिक हिंदी के जनक किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा एक नाटक है, क्या नाटक है? भारत दुर्दशा। क्या है? भारत दुर्दशा। जयशंकर प्रसाद द्वारा जयशंकर प्रसाद के द्वारा क्या है आपका? 2 रचना है, एक नाटक है ध्रुव स्वामिनी और एक मधुआ, इनके द्वारा कहानी लिखा गया। प्रेमचंद के द्वारा हमको क्या क्या पढ़ना है? प्रेमचंद के द्वारा एक गोदान पढ़ना है, और प्रेमचंद के द्वारा आपको क्या पढ़ना है? इनकी ठाकुर का कुआं कहानी पढ़ना है। ठीक है, इस बुक में। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग, गोरखनाथ ने कौन सा मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था? तो गोरखनाथ ने कौन सा मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था? सट चकोवाला योग मार्ग। कौन सा? सट चकोवाला योग मार्ग चलाया था। किसने? गोरखनाथ जी ने। किसने चलाया था? गोरखनाथ जी ने। ठीक है, सटको वाला, सटको, सट मतलब 6, तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये षटकोण चलेगा गोल गोल, षटकोण गोल का जैसा क्या होता है? आगे चलेगा कहाँ चलेगा? गोरखपुर चलेगा। तो गोरखनाथ द्वारा गोरखपुर चलेगा षटकोण, मतलब चक्का जैसा 6 है ना। पहले चक्का ऐसे ही बनता था, ऐसे फिर धीरे धीरे जाकर गोल हुआ ना, तो षटकोण योग वाला मार्ग। तो ऐसे याद रखें, 5 नहीं 7 नहीं, 5 नहीं 7 नहीं, 2 नहीं 6, गोरखनाथ, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, देखो ऐसे ही लिंक से याद होगा भाई, हम तो ऐसे ही लिंक से पूरा याद करके रखे हैं,
आप लोग कैसे करते हो कमेंट बॉक्स में बताना, और लिंक अच्छा लगे तो ज़रूर बताना कि लिंक अच्छा लगा। निम्नलिखित में से कौन साहित्यो इतिहास लेखक नहीं है? साहित्य इतिहास के लेखक कौन नहीं है? जयशंकर प्रसाद साहित्य इतिहास के लेखक नहीं है। बाकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, वियोगी हरि है, श्याम सुंदर दास। तो जयशंकर प्रसाद श्याम नहीं है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन है? ध्रुव स्वामी, और जयशंकर प्रसाद के द्वारा क्या लिखा गया है? मधुआ लिखा गया कहानी। ठीक है। संत कबीर जी ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को माना है? संत कबीर ने ईश्वर को थे, कबीर बोलते भाई ईश्वर एक ही रूप में है, ईश्वर एक ही रूप में। कबीर के बारे में बहुत विवाद हुआ था, ये हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं। ठीक है, जब मर गए थे तो ठीक है आपस में हिंदू मुस्लिम में। तो सबसे पहले कबीर का जन्म कब हुआ? यूपी के वाराणसी में हुआ। यूपी के वाराणसी होता है, और ऐसे काशी भी बहुत बुक में दिया हुआ है। कहाँ? लहरतला स्थान है। ठीक है। अब अच्छा, कबीर का जन्म किदम्बती के अनुसार, बहुत सारे स्टेटमेंट उनके जन्म के बारे में भी गुत्थियाँ हैं। तो किदम्बती के अनुसार विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुए, बाद में काशी के लहरतला तालाब पर उसको रख दिया। विधवा ब्राह्मणी में जन्म लिए थे, लेकिन उसको लहरतला तालाब के पास रख दिया था। ठीक है, याद रखें। इनका पालन पोषण, अब ये भी बोला जाता है कि इनका पालन पोषण जो है आपका दंपति जुलाहे नामक दंपति ने किया था। नीरूपति था और नीमा पति नामक ने थे। ठीक है। और इनका विवाह लोही नामक लड़की से हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? नीरू था, माता का नाम नीमा, जो कि जुलाहे था। इनका पालन पोषण किया था। अच्छा, कबीरदास के पुत्र कमाल थे और पुत्री क्या था? कमली थे। कबीरदास के गुरु कौन थे? स्वामी रामानंद। और इनका जन्म कब हुआ था? 1398 से लेकर के 1518 तक इनका काल रहा है। तो ये था कबीर जी के बारे में। मैला आंचल का कथा कला कितने वर्षों का? तो मैला आंचल का कथा कला कितना वर्षों का है? 2 वर्षों का है। कितने वर्षों का आपका? 2 वर्षों का है कथा काल। बात करते हैं द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक किसकी रचना? द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स रिचर्ड लोगों की। तो आइए रिचर्ड, हम लोग देखो याद करते हैं रिचर्ड लोगों के लिए। रिच लोग, एक था प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिज्म, किसके लिए थे? रिच। तो रिच लोग हमेशा प्रिंसिपल होते और क्रिटिसिज्म करते। देखो हमको अभी भी याद है, ये आपको भी याद होगा। अब देखो कैसे याद करेंगे। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स। तो द फाउंडेशन मतलब क्या? बेस, आधार किसका मजबूत होता है? रिच लोगों का ना होता है। किसका होता है? रिच लोगों का। तो आइए रिचर्ड्स। ठीक है, चलिए देखो, अगर आपको याद रहेगा लिंक ना तो आसानी से आप लोग कर लोगे। फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम कलकत्ता में। तो कलकत्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? इस कॉलेज के प्राचार्य जॉन गिलक्रिस्ट थे। ठीक है, कथन सही नहीं है, तो ये बात आपका बिल्कुल सही है। इंग्लैंड से नवजात अंग्रेज अफसरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। नवागत मतलब इंग्लैंड से जो नवागत अंग्रेज अफसर उनकी प्रशिक्षण की व्यवस्था ना बिल्कुल थी, क्योंकि अंग्रेजों के कंट्रोल अंग्रेज के द्वारा बनाया गया था फोर्ट विलियम कॉलेज। ये था। आधुनिक भारतीय भाषाओं को जानकारी नहीं दी जाती थी, ये गलत था, है ना। इसकी स्थापना 1801 में, ये बिल्कुल सही है। तो ये वाला गलत है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? सबन के ऊपर ही ढाढ़ो रहिबे के जोग पंक्ति। सबन के ऊपर ही रहना मतलब भूषण। किसके द्वारा रचित आपका? भूषण है ना। भूषण के द्वारा बहुत सारा रचना। भूषण रौद्र रस, वीर रस। भूषण का कैसे रचना करते थे? वीर रस में आप लोग रचना करते थे अपना भूषण। ठीक है, याद रखना है आपको। और भूषण का जन्म कब हुआ था? तिकोवापुर कानपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी थे। भूषण शिवाजी 74 साल के वीरतापूर्ण कारणों का वर्णन करते शिवाजी के कृपा पात्र भी थे भूषण, याद रखना। और इसकी शैली थी, रचना शैली थी, वीर रस में थी, याद रखना। ठीक है, भूषण का जन्म कब हुआ? 1613 से 1715 ईस्वी में हुआ था। सूरदास की मृत्यु की बात करें, सूरदास की मृत्यु कब हुई? ठीक है, सूरदास की मृत्यु की बात करते हैं हम लोग। तो सूरदास की मृत्यु कब हुई? ठीक है, सूरदास की मृत्यु की बात करें तो सूरदास की मृत्यु सबसे पहले सूरदास का जन्म कब हुआ? 1478 में हुआ और 1583 में इनकी मृत्यु हुई। जन्म की बात करेंगे आप लोग 1400 आपका 78 में 78 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ हुआ? सूरदास का जन्म दिल्ली में हुआ। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम थे? पिता का नाम पंडित रामदास था। इनके गुरु कौन थे? आचार्य बल्लवाचार्य थे, याद रखना है। ठीक है, याद रखना है आपको सूरदास के बारे में। सूरदास के द्वारा 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा गया था, साहित्य लहरी, सूरसागर और सूरावली। और कृष्ण भगवान के बाल लीलाओं का बहुत ज़्यादा ही मनोरम चित्रण करते थे। ठीक है, याद रखना। इनका महान ग्रंथ जो है श्री कृष्ण गीतावली है, ये आपको ध्यान देना। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो आई होप आप लोग को एंजॉय लेकर के कर रहे होंगे सेशन को। आप लोग देखना अपने से मॉक लगा कितना आप लोग से लगता है।
चलिए अगला क्वेश्चन, मधुआ पाठ। मधुआ पाठ में सीली जगह में सोते हुए एक बालक ने किसका पुराना कोट लिया था? मधुआ पाठ जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। इसे मधुआ में एगो शराबी है, बेवड़ा है, जो पी के टुल रहता है। एगो बच्चा के बारे में कहता, बच्चा को देखता है रोते हुए सिसकते हुए, बच्चा से काम करवाया तो देखता सोते हुए रहता था। किस जगह पे? सीली जगह में सोते बच्चा सोया हुआ रहता। तो किसका पुराना कोट लिया था? वो शराबी। कब? तो शराबी को दया लगता है, देखता है बेचारा सीली ठंडा जगह पे वो सोया हुआ, तो अपना पुराना फटा हुआ कोट बालक को दे देता। कौन? शराबी। और शराबी का हृदय परिवर्तन हो जाता है। अब देखता है यार बच्चा को देख करके लगता है कि मेरा शराब पीना ये सब व्यर्थ हो जाता। तो धीरे धीरे कहानी पढ़ो तो और मज़ा आने वाला। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि मधुआ किसका है? जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये सब आपको याद हो जाए। देखो इतना तो याद है कि 8 से 10 नंबर खाली कौन कहानी किसको लिखा है, क्या जन्म है, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन से भरा हुआ रहेगा। और ये सब याद करना क्रिटिकल है, लेकिन आप मेरा एनालिसिस देखो तो याद हो जाएगा। गोदान महाकाव्य किसकी रचना? प्रेमचंद जी की। किसकी रचना भाई? प्रेमचंद की। प्रेमचंद का जब कब हुआ? 1800 कब हुआ? 1800 आपका 36 ईस्वी में हुआ। ठीक है, 1836 या आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में। ये थोड़ा सा भूल रहा हूँ प्रेमचंद का जन्म कब हुआ। ठीक है, अच्छा मैं क्लियर ही कर दे रहा हूँ अभी आप लोगों को, प्रेमचंद का भूलने वाली बात नहीं है। इसको मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ, देख लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, प्रेमचंद का जन्म आप लोग का जो हुआ 1880 भाई सही, 1880 में हुआ। इनकी मृत्यु 1936 में हुई। कहाँ? वाराणसी के लम्ही गाँव में हुई। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला है आपका निराला जी। निराला जी का जन्म इसके बताते हैं। तो निराला का जन्म कब हुआ? 21 फरवरी 1896 में हुआ। इनकी मृत्यु कभी 15 अक्टूबर 1916 में हुई। और ये महिषपाल मेदिनीनगर के थे निराला जी, याद रखना। जयशंकर प्रसाद का बोला जाए तो 1889 में जन्म हुआ। इनकी मृत्यु 1937 में हुई। और ये जन्म स्थान कहाँ है? वाराणसी के यूपी में है, याद रखना। बहुत लोग यूपी से हैं। ठीक है, आप लोग यूपी में हैं तो यूपी से जो कमेंट बॉक्स में बताइए। कोमा ध्रुव स्वामी के पास क्यों जाती है? कोमा सकराज की बहन थी ना, तो वो ध्रुव स्वामी के पास क्यों जाती है? अपने किसके लिए जाती है भाई? तो ध्रुव स्वामी के प्रति प्यार के, ध्रुव स्वामी के प्रति प्यार के कारण। इसका देखो क्वेश्चन हमको डिटेल नहीं है, इसमें आपको कुछ कन्फ्यूज़न है, इसलिए मैंने घेर कर रखा। ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी रहने दो। आप लोग बताना इस क्वेश्चन के बारे में आपकी क्या राय है। ठीक है, ये बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन ही मिस्टेक दिया हुआ। ठीक है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि चंद्र बरदाई माने जाते हैं। कौन है? चंद बरदाई माने जाते हैं, याद रखो। तुलसीदास की प्रति पालिका वासी कौन थी? तुलसीदास की प्रति पालिका वासी कौन थे? चुनिया थी। पालिका वासी कौन थी इनकी? चुनिया थी। तुलसीदास किसकी? पालिका वासी दासी कौन थी आपकी? चुनिया थी। तो वो तुलसीदास का जन्म का यूपी के राजापुर बांदा गांव, जो वर्तमान चित्रकूट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनका नाम क्या था? गोस्वामी तुलसीदास। इनका उपनाम बोला जाए तुलसीदास से क्या है? तो मानस हंस है। पिता इनके आत्माराम दुबे थे, माता हुलसी थी। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। रत्नावली पत्नी से मिलने का तो बरसात में मिला नहीं था, याद है ना आपको। फिर जा करके बहुत ज़्यादा ही रचनाओं का अध्ययन किए, दिल टूट गया तब। ठीक है, प्रमुख रचना इनका क्या है? श्री रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, कवितावली है, गीतावली है। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए, तुलसीदास के प्रति पालिका वासी कौन थे? पाला इनको कौन? चुनिया के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी के आधुनिक काल के काव्य की एक विशेषता क्या है? हिंदी के आधुनिक काल के काव्य की विशेषता, इसमें जीवन की विभिन्न समस्या और उनके समाधान को स्थान मिला। मतलब अभी जो हिंदी का आधुनिक काल का जो काव्य है ना, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इनमें जीवन की विभिन्न समस्या और उनके समाधानों का क्या मिला? स्थान मिला है, दिया गया, चर्चा किया गया उसके बारे में। बात करते हैं कहानी नीलम देश की राजकन्या। नीलम देश की राजकन्या, तो नीलम देश की राजकन्या कहानी किसके द्वारा लिखा गया? जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया। देखो कहानी आता, मोहन राकेश के द्वारा 2 गो लिखा गया, एक मिसपाल और मोहन राकेश के द्वारा मिसपाल लिखा गया, और एक आधे अधूरे नाटक लिखा गया। प्रेमचंद के द्वारा जो हमको पढ़ना 2 गो, एक गोदान है और एक क्या? ठाकुर का कुआं। ठीक है, ये ध्यान देना है। चलिए, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। यह कथन किसके आलोचक है? तो किसके आलोचक? विजय देव नारायण शाही के आलोचक का है। चलिए, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो अमीर खुसरो के हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया थे ना। अमीर लोग क्या? हज़ारों रुपया होता था, हज़ार से हज़रत ऐसे लिखेंगे हम लोग। ठीक है,
चलिए बात करते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका, बिहारी के अनुसार ईश्वर कैसे प्राप्त हो सकते हैं। तो बिहारी के अनुसार बाहरी आडंबरों को त्याग कर मन की शुद्धता से, बाहरी आडंबरों से ईश्वर भी पाखंड देते हैं नीलम के प्रति। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो बिहारी के अनुसार ईश्वर कैसे प्राप्त होते हैं, बाहरी आडंबरों को त्याग दो, बाहर की जो देश दुनिया क्या चल रहा आडंबर फैशन स्टाइल से को त्याग कर मन की शुद्धता से होता है, याद रखना है, ठीक है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्य यशोधरा। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा कौन सा रचा गया यशोधरा में। रात का यशोधरा को छोड़कर सिद्धि हेतु कौन जाना जाता है, उनका स्वामी। कौन जाना जाता है, उनका स्वामी। बात करते हैं अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन काल। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन काल कब होगा, 1850 से 1885। 1850 से कब, 1885। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। बार पता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ, काशी में हुआ। कहाँ हुआ, काशी में हुआ। बात करते शीतल चंदन चदन नहीं अधिक अग्नि ते जानी काव्य पंक्ति में कौन सा है। तो देखो रूपक अलंकार मतलब रूप की व्याख्या की जाती है। तो देखो शीतल चंदन चंद नहीं अधिक अग्नि तेजानी काव्य मतलब शीतल चंदन मतलब बदन का बात किया गया, शीतल चंदन तो रूप के बारे में। तो ये क्या होगा, रूपक अलंकार, ठीक है। बाकी जो डिटेल में पढ़ा वो लोग जरूर आंसर करना। दिल्ली में एक मौत कहानी के आधार पर लेखक के बगल वाले कमरे में जूतों पर पॉलिश कौन कर रहा था। तो वासवानी। देखो दिल्ली में एक मौत, ठीक है। दिल्ली में एक मौत किसके द्वारा लिखा गया, कमलेश्वर के द्वारा लिखी गई कहानी है। उसमें लेखक जैसा कि एक दिल्ली के करोल बाग के बहुत बड़े सेठ रहते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है और लेखक का उनसे करीबी रहता है। तो उसमें ठंडी रहते, सब यात्रा में सब लोग जाते हैं, लेखक बहुत बड़ा कोढ़िया इंसान है, ठंड में जाना नहीं चाहता है। तो दिल्ली मौत कहानी का था, लेखक के बगल वाले कमरे में जूते पॉलिश कौन करता है, वासवानी। उस सब यात्रा में जाने के लिए वासवानी पॉलिश कर रहा होता है, ठीक है। बाकी सब कैरेक्टर है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, रस खान अपनी आंखों से क्या देखना चाहते थे। तो रस खान जो थे ना, सबसे पहले रस खान के बारे में पढ़ते। रस खान का जन्म कब हुआ, 1558 ईस्वी से लेकर के 1628 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। रस खान, इनका मूल नाम क्या था, सैयद इब्राहिम था रस खान का। इनका जन्म कहाँ हुआ था, दिल्ली के पिहानी पठानकुल में हुआ था, याद रखना। इनका मृत्यु कहाँ हो गया, ब्रज में। ये भक्ति करते थे, कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। इनके गुरु क्या थे, रस खान का गुरु कौन थे, गोस्वामी विट्ठलनाथ, है ना, गोस्वामी विट्ठलनाथ, याद रखना है। और ये श्रृंगार रस के कवि थे, श्रृंगार रस के भक्ति श्रृंगार रस के कवि थे। तो रस खान के अनुसार क्या बोला हुआ है, रस खान अपनी आंखों से क्या देखना चाहते थे। तो ब्रज के वन वाग व तगाड़ों को देखना चाहते थे। तगाड़ों का ब्रज है ना, ब्रज में कृष्ण भगवान की नगरी है, ब्रजवासी, और ये नील डूबे रहते थे। तो वहाँ पे वो ब्रज के वन बाग व तगाड़ों को देखना चाहते थे, ठीक है। अब बात करते हैं बर्बरता की पहली सीढ़ी। चलिए देखिए क्या, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति को साथ देता आया है। यह कथन किसका है, यह कथन किस निबंध से उद्धृत है। तो ये किस निबंध से, युद्ध और नारी निबंध से उद्धृत है। बात करते हैं अगला, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित सवैया में संकलित दुरिंगों का अर्थ। दुरिंगों का अर्थ क्या है, सामने। दुरिंगों का मतलब लग रहा दूर, लेकिन इसका अर्थ है क्या, सामने। भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी जीवन काल क्या था, 1850 से 85। कहाँ जन्म हुआ इनका, काशी में। के बारे में पढ़े, इतना सब याद हो जाएगा। देखो एक एक चीज़ हम रटवा देंगे आप लोग को, मेहनत। शिवराज क्या दिया हुआ, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है। तो 105। शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण है, ठीक है। जो रटना है सीधा उसको रटिए जाओ आप लोग। राग दरबारी उपन्यास का घटनास्थल कौन है, राव जो उपन्यास पूरा शिवपालगंज में कहा गया है, याद रखना है, ठीक है। गोदान में कहाँ होता है, तो गोदान में होरी है, कहाँ, बेलारी का है, और मेरीगंज का राय बहादुर अमरपाल जी हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, एक मिनट, बहुत तामझाम है। भूषण जी के प्रमुख आश्रयदाता कौन थे। तो भूषण जी के प्रमुख आश्रयदाता छत्रपति शिवाजी, राजा छत्रसाल और साहू जी भी, ये तीनों सभी थे, ठीक है, याद रखिएगा। भूषण इनके वीरता के बारे में लिखते थे, वीर शैली में लिखते थे, ठीक है। ईमान बगल में दबाना मतलब ईमान को बेच दिया यार, ईमान मतलब बेईमानी करना, ठीक है। चलिए बात करते हैं, किसी को पैसा मिल जाता है अपनी माने को बेच देगा कोर्ट में,
ठीक है, झूठ बोलने के लिए तैयार पैसा के लालच में। भारत सरकार ने लेखिका महादेवी वर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। किससे? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो भारत सरकार ने 1982 में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था किसको किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, आपको बताया था, इसी वीडियो में बताया था। तो आप लोग बताओ ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके मिले? यामा के लिए मिला, 1982 में मिला। फिर सुमित्रा नंदन पट को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला है? चिदम्बरा के लिए मिला। कब? 1969 में मिला। फिर अगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है कितने नाम में, कितनी बार? 1978 में मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। रामचरितमानस के कांडों का सही अनुवाद। रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास के द्वारा लिखी गई सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, कहाँ कहाँ रामचरितमानस में कांड, उसमें कांड क्या क्या थे? पहले बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। पहले बाल थे, छोटे थे, फिर अयोध्या के राजा बने, फिर अरण्य उनको क्या अरण्य मतलब कि जाना पड़ा त्याग करके, फिर किष्किंधा कांड। ठीक है, चलिए अगला उपन्यास मैला आंचल में हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय प्रशांत ने अपने पिता का क्या नाम लिखवाया था? तो उपन्यास मैला आंचल हिंदू प्रशांत ने अपने पिता का क्या नाम लिखा? डॉक्टर अनिल कुमार बनर्जी। प्रशांत क्या था? डॉक्टर था वहाँ का, तो उन्होंने डॉक्टर अनिल कुमार बनर्जी लिखाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं हम लोग। भारतेंदु हरिश्चंद्र का देहवासन किस आयु में हुआ है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का देहवासन किस? 34 वर्ष 4 महीने। कब हुआ आपका? 34 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन दिया, प्लेटो किसका शिष्य था भाई? प्लेटो सुकरात का शिष्य था। किसका शिष्य था? प्लेटो सुकरात का शिष्य था ना। प्लेटो ग्रह रात में दिखता है, तो सुकरात। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे आया आपका, हिंदी में गद्य का प्राचीनतम रूप किस ग्रंथ से मिलता है? तो हिंदी में जो गद्य का प्राचीनतम रूप है किससे मिलता है? 84 वैष्णव की वार्ता से। किससे मिलता है? 84 वैष्णव की वार्ता। मैं हूँ किसके द्वारा लिखा गया है? मैं हूँ लोहे के, इस तरह था ना लोहे के कील वाला, तो किसके द्वारा? निम्न वर्ग की संवेदना है। किसके द्वारा? अच्छा, मैं हूँ शीर्षक कविता का मूल भाव क्या? निम्न वर्ग की संवेदना। ये धूमिल के द्वारा रचना, मैं हूँ कविता है धूमिल के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, धूमिल कभी नहीं पढ़ा था। मैं हूँ, फिर लोहे की कील, फिर मोचीराम, इस किसके द्वारा? धूमिल के द्वारा। और मैं हूँ में कविता में क्या है? निम्न वर्ग की, क्योंकि धूमिल जो होते हैं निम्न वर्ग से बिलोंग करते हैं। ठीक है, बात करते भक्तमाल में दिए गए रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का सही। तो भक्तमाल में रामानंद के द्वारा प्रथम 4 शिष्यों का बारे में बताया गया, इसमें सही क्या है? तो सही क्या है? अनंतानंदन, सुखानंदन, सुरसुरानंदन, नरहरियानंदन। तो अनंत और नर, अनंत, नर अनंत, ऐसे याद रख लो। ठीक है, जैसे लिंग लगना आप लोग लगा लीजिए। कबीर की भाषा थी, कबीर कैसे? सदुकड़ी थी। तो कबीर का सदुकड़ी भाषा था। कबीर का क्यों सदुकड़ी भाषा था हम बता दे रहे हैं। कबीर बहुत सारे लोग साधु संगतों के साथ रहते थे, जिसके कारण उनकी भाषा क्या हो गया? सबका भाषा को थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब किया, तो सदुकड़ी भाषा होगी। क्या हो गया? सदुकड़ी था भाषा। कबीरदास। अच्छा, कबीरदास का जन्म के बारे में बात करेंगे, तो कबीरदास का जन्म कब हुआ? 1398 से लेकर 1518 के बीच। ठीक है, कबीरदास का जन्म का यूपी के वाराणसी, काशी, लहरथल्ला में हुआ। किदम्ती के अनुसार कबीरदास को विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुआ, बाद में वो काशी के लहरथल्ला तालाब के पास छोड़ दी, जिसका बाद में पालन पोषण जोलाहे नामक दंपति ने किया, जो कि नीरू और नीमा थी। ठीक है, इनका पत्नी का नाम, इनका विवाह लोही नामक लड़की से हुआ। इनका पुत्र कमाल था, पुत्री कमाली थी। ठीक है, या इनका स्वामी, अच्छा स्वामी बोले कबीरदास के, तो स्वामी रामानंद। ठीक है, चलिए जयशंकर प्रसाद किस काव्य धारा के प्रति प्रतिष्ठित के रूप में मान है? किसमें? छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद। शंकर भगवान के छाया में सब लोग रहना चाहते हैं, जयशंकर प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक की रचना कब की है? 1610 में। रामायण महानाटक की रचना किस वर्ष की? 1610 में प्राणचंद चौहान ने। ठीक है, अब देखिए ये सब क्वेश्चन याद कर लीजिए। वर्ड्सवर्थ द्वारा रचित ग्रंथ लिरिकल बैलेट्स। वर्ड बच्चा, लिरिकल मतलब बच्चा लोग पहला वर्ड बोलता है। क्या बोलता है? पहला वर्ड्स, है ना। तो पहला वर्ड्सवर्थ किसके द्वारा? लिरिकल बैलेट्स के द्वारा 1708 में। किसमें? 1708 में। तुलसीदास की किस रचना का संबोधन ज्योतिष से है?
तो तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? तो रामा ज्ञान प्रश्नावली, रामा ज्ञान प्रश्नावली। तुलसी द्वारा अनेक रचनाएं रची गई हैं। क्या बोलते हैं आपका, रामचरितमानस, रामलला, नक्षु, ये सब रची गई है। तो जानकी मंगल, रामलला, हनुमान बाला की सब रची गई है, ठीक है। लेकिन संबोधित ज्योतिष से किस में है आपका? राम ज्ञान प्रश्नावली। प्रेमचंद की पहली कहानी संग्रह का क्या नाम था? सोजे वतन था, याद रखना है। चलिए अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है और 30 क्वेश्चन बच गया आप लोग का। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्यों की संख्या क्या है? मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? चिरगांव, झांसी में हुआ था, ठीक है। और मैथिली शरण गुप्त काव्यों की संख्या कितनी? 40। कहाँ है? 40, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? डिंगल भाषा में रचित किस सदी के आगमन का साक्ष्य मिलते हैं? तो डिंगल भाषा में रचित किस सदी के आगमन का साक्ष्य मिलते हैं? 15वीं सदी के, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए क्या बोलता है यहाँ पे? बलराम शीर्षक कविता में किसकी चिंतनशील मुद्रा का वर्णन है? तो बलराम किसके भाई थे? कृष्ण के भगवान थे, ऐसे याद रखें, कृष्ण, ठीक है। बिहारी और राजस्थानी को हिंदी के अंतर्गत रखने के लिए किसके मत तर्क की अपेक्षा भावना और तथ्यों पर आश्रित है? तो ये सभी, डॉक्टर हरदेव बाहरी, डॉक्टर सरयू प्रसाद अग्रवाल और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, ये तीनों सही हो जाएंगे। बात करते हैं अगला, परिंदे किसकी रचित कहानी? तो परिंदे निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी है। जैनेन्द्र द्वारा परख है। प्रेमचंद द्वारा गोदान और ठाकुर का कुआं। निराला का महिषपाल मेदिनीनगर वेस्ट बंगाल में जन्म हुआ था। निराला का संबंध किस पत्रिका से है? मतवाला। निराला लोग कैसे होते हैं? मतवाले होते हैं, वेस्ट बंगाल में जन्मे थे, याद रखना है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, राग दरबारी किस प्रकार का उपन्यास? तो राग दरबारी का आंचलिक उपन्यास है, क्योंकि राग दरबारी शिवपालगंज की कहानी बहुत बड़ा कैरेक्टर है आपका, ठीक है। शुक्ला जी ने किस ग्रंथ को लोगों के लिए हृदय का हार कहा है? तो रामचरितमानस को शुक्ला जी ने हृदय का हार, क्या कहते हैं? रामचरितमानस हृदय का हार है, हृदय पिघल आता है वो देखने पे, ठीक है। ऐसे आप लोग याद कर सकते हो। चलिए, निराला कीर्त राम की शक्ति पूजा, निराला के द्वारा लिखा गया राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है? कृतिवास रामायण। कौन सा है? कृतिवास रामायण है। कमलेश्वर का जन्म कब हुआ? कमलेश्वर का जन्म 6 जनवरी 1932 में हुआ। कमलेश्वर का जन्म 6 जनवरी 1932 ईस्वी में हुआ। किनका जन्म? आपका कमलेश्वर जी का जन्म हुआ। ऐसे 6 जनवरी 1932 का डेथ कब हुआ? 27 जनवरी 2007 को हुआ। मैनपुरी के यूपी में इनका जन्म हुआ। किनका? कमलेश्वर का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? यहाँ पे परिंदे कहानी की न्यायिका लतिका कैसी थी? ह्यूबर्ट से प्रेम करती थी? नहीं, परिंदे में जो कहानी में लतिका वो एकाकी जीवन से त्रस्त है, अकेला जीवन से त्रस्त है। समझ में आया? ह्यूबर्ट से प्रेम कहाँ से करेगी? गिरीश नेगी को भूल जाना चाहते थे, ऐसा नहीं। गिरीश नेगी तो प्रेमिका ये था, उसका जो डेथ कर गया था, ठीक है। मिस लतिका वार्डन थे। कलगी बाजरे की कविता में कवि ने किन उपमानों की व्यक्तता समाप्त हो गई है? तो कमल। किसमें? कमल की। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? राग दरबारी उपन्यास किस शैली में लिखा गया? तो रिपोतांज शैली में। किस शैली में? और सबसे बड़ा आंचलिक उपन्यास है राग दरबार। राग दरबार किसके द्वारा लिखा गया है? राग दरबारी उपन्यास आपका बताना है इसका। राग दरबारी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यशोधरा और कैकेयी का अनुताप कविता किस कवि की रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त। किसका? मैथिली शरण गुप्त की रचना। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ? मैथिली शरण चिरगांव, झांसी यूपी में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन, यशपाल ने निम्न वर्गीय तथा निम्न मध्यवर्गीय जीवन का करुणापूर्ण चित्रण किसमें किया है? कहानियों में क्या है? कहानियों में क्या? तो यशपाल के द्वारा लिखा गया कौन सा कहानी है? अभिशप्त है। कौन सा है? अभिशप्त है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद ने कहाँ तक पढ़ाई की? जयशंकर प्रसाद ने 8वीं तक प्रसाद की। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा हमको 2 को पढ़ना है, मधुआ, ठीक है।
क्या पढ़ना है आपको? जयशंकर प्रसाद के द्वारा मधुआ पढ़ना है आपका, जयशंकर प्रसाद के द्वारा, और ध्रुव स्वामी नाटक है। ठीक है। महिला आंचल उपन्यास की सारी कथा केंद्र बिंदु कौन सा आपका? तो महिला आंचल में कौन सा है आपका? मेरीगंज गांव। कौन सा गांव है? मेरीगंज। और राग दरबारी शिवपालगंज। ठीक है। गोदान पाठ में हर वर्ष वह सेमरी में धनुषक का उत्सव करवाते थे। कौन करवाते थे? शोभा। कौन करवाता था? शोभा करवाता था। ठीक है। आपका शोभा राय साहब सेमरी गांव में शोभा, ऐसे शोभा, इसका देखो कन्फ्यूजन थोड़ा ऐसा होना चाहिए, राय साहब अमरपाल सिंह। ठीक है। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या 5। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या कितनी है? 5 है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? यशपाल को 1970 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? यशपाल को 1970 में, तो यशपाल को टोटल 5 पुरस्कार है। पद्म भूषण मिला 1980 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1979 में, देव पुरस्कार मिला 1955 में मिला, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1969 में मिला, मंगला प्रसाद कितना मिला? 1920 में मिला है। ठीक है। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। आपका रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र में किसका आलंबन लेकर युद्ध की समस्या को उपस्थित किया? तो रामधारी सिंह द्वारा रचित कौन है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र भीष्म एवं युधिष्ठिर दोनों का। ठीक है। परिंदे कहानी किसकी कथा? परिंदे कहानी कॉन्वेंट स्कूल की कथा है। परिंदे कहानी में कॉन्वेंट स्कूल है जिसमें मिस लतिका रहती है, वार्डन रहती है वहाँ पे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? महिला आंचल उपन्यास में भारत के किस वर्ग का शोषण किया गया? तो महिला आंचल उपन्यास में भारत के ग्राम वर्ग का शोषण किया गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? राग दरबारी उपन्यास में रंगनाथ के मामा कौन थे? तो राग दरबारी उपन्यास में रंगनाथ के मामा कौन थे? वैद्य जी। कौन थे? वैद्य जी। कहानी परिंदे में मिस लतिका किससे प्रेम करती थी? तो कहानी परिंदे में मिस लतिका किससे प्रेम करती थी? मेजर गिरीश नेगी से करती थी, जिसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे? किस छायावादी रचनाकार की रचना में भावनात्मक रहस्यवादी? तो जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं, याद रखना। उसके साथ छायावादी कवि बहुत हैं, तो सुमित्रानंद महादेवी वर्मा भी जयशंकर हैं। ठीक है, याद रखना है। प्रेम मल्लिका, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, अश्रु तरंग रचनाएं किसकी है? प्रेम। जहाँ प्रेम आया तो भृत्यु हरिश्चंद्र। ठीक है, याद रखना। दिल्ली में एक मौत किसकी रचित कहानी संग्रह है? कमलेश्वर का है। बताया नहीं, ये सब रटा दिए इतना कि आपको सही मार दोगे। ठीक ना। यशपाल जी का जन्म कब हुआ? यशपाल का द्वारा कौन सा रचित है? अभिशप्त। और यशपाल का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1903 में फिरोजपुर में हुआ। तो यहीं पे रखते हैं इसको। द एंड। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत से बनाए हैं, बहुत डिटेलिंग किए हैं। इस तरह का क्लास आपको यूट्यूब में नहीं मिला, उसके लिए आप जरूर कर दो। कैसा लगा? कुछ अगर गलती मिस्टेक भी हुआ हो तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में